अब भी सुनाई देती है उस धमाके की गूंज, क्योंकि मैं स्वयं भी वहीं थी। किंतु तब से अब तक चाहकर भी ऐसा कुछ न कर पाई उसके लिए कि वह ठीक उसी तरह मुस्कुरा उठे जिस तरह वह मुझसे पहली बार मिलते समय मुस्कुराई थी। वह शेफाली मात्र 24-25 वर्ष की, सुंदर, सुक्खड़, कुंदन सा निखरा रूप एवं रंग ऐसा जैसे चांद ने स्वयं चांदनी बिखेरी हो उस पर। काले घुंघराले बाल मानो घटाएं गहराई हूँ और बरसने को तत्पर हूँ, किंतु उस धमाके ने उसे ऐसा बना दिया गोया एक रंग बिरंगी तितली अपनी उड़ान भरना भूल गई हो, मंडराना छोड़ दिया हो उसने। मुझे याद है जब हम पहली बार पेरिस में मिले थे, उसने होटल में चेक इन किया था। छोटी सी लाल रंग की टाइट स्कर्ट, काली जैकेट और ऊंचे बूट पहन वालों को बार बार सहेज रही थी। मेरे पति भी होटल काउंटर पर ज़रूरी औपचारिकता पूरी कर रहे थे। हम दोनों को ही अपने अपने कमरे के नंबर व चाबियां मिल गई थी। दोनों के कमरे पास पास थे। दूसरे देश में दो भारतीय, वह भी पास पास के कमरों में। दोस्ती तो होनी ही थी। मैं अपने पति व 2 बच्चों के साथ थी और वह आई थी हनीमून पर अपने पति के साथ। मैंने कहा, हाय मैं रुचि। उसने भी हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, आई एम शेफाली, आपकी बेटी बहुत स्वीट है। उसकी मुस्कुराहट ऐसी थी गोया मोतियों की माला पिरोई हो। 2 पंखुड़ियों के बीच रात के खाने के समय बातचीत में मालूम हुआ कि उन्होंने भी वही टूर बुक किया था जो हमने किया था। अगले ही दिन मैं अपने परिवार के साथ और वह अपने पति के साथ निकल पड़ी एफिल टावर देखने, जो कि पेरिस का मुख्य आकर्षण एवं 7 अजूबों में से एक है। वहां पहुंच वह तो बूट पहने भी खटखट करती सीढ़ियां चढ़ गई, मगर मैं बस 2 फ्लोर चढ़कर ही थक गई और फिर वहीं से लगी पेरिस के नज़ारे देखने और फोटो खिंचवाने। वह और ऊपर तक गई और फिर थोड़ी ही देर में अपने पति के कंधों पर अपने शरीर का बोझ डालकर वह उसकी कमर पकड़े चलती हुई लौट आई। हमारे पास आकर जब उसने कहा कि क्या आप हमारे फ़ोटो खींचेंगे, तो मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। वह अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचवा रही थी और जब मन होता अपने डायमंड से सजे फ़ोन से सेल्फी भी ले लेती। इसके बाद हम चले पैलेस ऑफ वसाइल्स के लिए, जो कि अब म्यूजियम में तब्दील हो गया। वहाँ के लिए स्पेशल ट्रेन चलती है। उसकी कुर्सियाँ मखमल के कपड़े से ढकी थी और ट्रेन में पैलेस के चित्र बने थे। वे दोनों पास पास बैठे एक दूसरे से प्यार भरी छेड़छाड़ कर रहे थे। न चाहते हुए भी मेरा ध्यान उन पर चला ही जाता था। आरामदेह और एसी वाली ट्रेन से हम पैलेस ऑफ वसाइल्स पहुँचे। इतना बड़ा प्लेस और उसका बगीचा देखते ही बनता था। बगीचे में लगे फुहारे उसकी शान को दोगुना कर रहे थे। उस पैलेस की मशहूर चीज़ है मोनालिसा की पेंटिंग, जिसे देखने भीड़ उमड़ी रहती थी। वह उस भीड़ को चीरते हुए आगे जाकर पेंटिंग के फ़ोटो ले आई और मिहिर को इतनी खुशी से दिखा रही थी कि गोया उसने कोई किला जीत लिया हो। पैलेस में यूरोपियन सभ्यता को दर्शाते सफ़ेद पुतले भी हैं, जिनमें पुरुष व स्त्रियां वैसे ही नंगन दिखाई गई हैं जैसे कि हमारे अजंता एलोरा की गुफाओं में। कोई भी पुरुष उन्हें देख अपना नियंत्रण खो ही देता। वही मिहिर के साथ हुआ और उसने शेफाली के गालों और होठों को चूम लिया। वैसे भी यूरोप में सार्वजनिक जगहों पर लिप किस तो आम बात है। पति के किस करने पर शेफाली इस तरह इधर उधर देखने लगी कि उन्हें ऐसा करते किसी ने देखा तो नहीं। फिर हम साइंस म्यूजियम, गार्डन आदि सभी जगह घूम आए। अब था वक्त शॉपिंग का। मैं तो हर चीज़ के दाम को यूरो से रुपए में बदल कर देखती। हर चीज़ बहुत महंगी लग रही थी और शेफाली, वह तो इस तरह शॉपिंग कर रही थी जैसे कल तो आने वाला ही ना हो। हर पल को तितली की तरह मस्त होकर जी रही थी। बस एक ही दिन और बचा था उसका, वह हमारा वहाँ पर। अतः शाम को मेट्रो स्टेशन, जो कि अंडरग्राउंड होते हैं और उनमें दुकानें भी होती हैं, मैं भी वह शॉपिंग करने लगी। फिर वापसी में जैसे ही हम ट्रेन पकड़ने को दौड़े तो वह पीछे रह गई। हम सबके ट्रेन में चढ़ते ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए और वह रवाना हो गई। मैं चलती ट्रेन से उसे देख रही थी। एक बार को तो लगा कि अब क्या होगा, लेकिन अगले ही स्टेशन पर हम उतरे।
और उसका पति उल्टी दिशा में जाती ट्रेन में चढ़कर उसे 5 ही मिनट में ले आया। मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगा, तो वह कहने लगी कि बिल्कुल नहीं। उसे मालूम था कि मिहिर उसे लेने ज़रूर आएगा। मैं सोच रही थी कि कितने कम समय में वह अपने पति को पूरी तरह पहचान गई है। होटल में रात के खाने के समय वह हमारे पास आकर कहने लगी कि भारत जाकर न जाने हम मिले ना मिले, इसलिए चलिए आज साथ ही खाना खाते हैं। मेरी 7 वर्षीय बेटी उससे बहुत हिल मिल गई थी। अगले दिन सुबह हर वक्त से पहले तैयार हो गई। नाश्ता कर अपने पेरिस के अंतिम दिन का लुत्फ उठाने होटल से सड़क पर आ गए। अपने टूर की बस की राह देखते हुए चहलकदमी कर ही रहे थे कि तभी एक जोर के धमाके की आवाज़ आई और फिर न जाने कहाँ से कुछ लोग आकर धाएं धाएं गोलियां बरसाने लगे। जिसे जहाँ जगह मिली छिप गया। मेरे पति बेटी की गोद में उठाकर भाग रहे थे और मेरा बेटा मेरे साथ भाग रहा था। मैं एक कार के पीछे छिप गई थी। तभी शेफाली का भागते हुए पैर मुड़ गया। उसका पति उसे गोद में लेकर भागा, किंतु इसी बीच एक गोली उसके पैर में व पीठ में लग गई। अगले ही पल शेफाली चीख चीख कर पुकार रही थी कि मिहिर उठो, मिहिर भागो, पर शायद मिहिर इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। बाद में मालूम हुआ वह एक आतंकी हमला था। पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। बंदूकधारी वहां से भाग चुके थे। मैं ये सब कार के पीछे छिपी देख रही थी। पुलिस वाले मिहिर को अस्पताल ले आए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। मैं शेफाली को संभालने की कोशिश कर रही थी। उसका रो रो कर बुरा हाल था। शाम को जिस विमान से हनीमून का जोड़ा लौटने वाला था, उस तक सिर्फ शेफाली जीवित पहुंची और मिहिर की लाश। हम भारत अपने शहर मुंबई पहुंचे। फिर अगले ही दिन दिल्ली शेफाली के घर पहुंचे। उसके घर मातम पसरा था। शेफाली तो पत्थर हो चुकी थी, न हंसती थी न बोलती थी। हाँ, मुझे देखकर मुझसे लिपट कर रो पड़ी। मैं उससे कह रही थी, रो मत शेफाली, सब ठीक हो जाएगा, किंतु मैं स्वयं अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। वह धमाका जो हमने एक साथ सुना था, शायद हम उसे हादसा समझकर भूल जाएं, लेकिन शेफाली की तो उसने दुनिया ही उजाड़ दी थी। तब से वह पत्थर की मूर्ति बन गई है। ऐसा लगता है जैसे एक तितली के पर कट गए हों और वह उड़ान भरना भूल गई हो। मैं अभी सोचती रहती हूँ कि काश वह धमाका न हुआ होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।